निर्मला की चारों बेटियां पढ़ी लिखी थी लेकिन तीन जॉब करती थी। एक बेटी जो नौकरी नहीं करती थी उसकी शादी गरीब घर में हो गई। जब निर्मला के घर में कोई फंक्शन होता तो नौकरी वाली तीनों बेटियां जानबूझकर माँ पर खूब पैसा खर्चा करती और छोटी बेटी ये दृश्य देखकर अंदर ही अंदर रोती। वो भी कमाती तो माँ पर पैसा खर्च करती। जब निर्मला के बेटे की शादी थी तो सब बहनों ने भाई को अंगूठियां पहना दी ताकि गरीब बहन और बहनोई की बेइज्जती हो। लेकिन अचानक सब दंग रह गए जब गरीब बहन और बहनोई ने। आज रविवार का दिन था। 10 बज रहे थे लेकिन घर में असाधारण खामोशी थी। निर्मला की बड़ी तीनों बेटियां आज छुट्टी के कारण अभी तक अपने कमरे से ही ना निकली थी। सिर्फ छोटी मधु ही थी जो घर के काम करती फिर रही थी। मधु, जल्दी से हलवा पूरी का नाश्ता बनाओ, आज मैं छुट्टी का दिन भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम सारा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता जॉब वाले लोगों के लिए छुट्टी क्या चीज होती है। कमरे से शिल्पा बाहर निकली तो उसने आदेश जारी किया। पीले रंग का सूट, डाई किए हुए बाल और चमकती त्वचा। वो अपनी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो अपने ऊपर ही लगाया करती थी। मधु उसे देखती रह गई। उसकी सांवली रंगत ठीक देखभाल ना होने के कारण वैसे ही काली हुई जा रही थी। सारा दिन वो घर के काम काज में व्यस्त रहती थी। खुद पर ध्यान देने का समय ही कहाँ मिलता था। खामोशी से वो किचन में जाकर हलवा पूरी तैयार करने लगी। धीरे धीरे उसकी बाकी दोनों बहनें भी उठकर बाहर निकल आई थी और अब डाइनिंग टेबल पर बैठी शोर मचा रही थी। मधु के हाथ तेजी से चल रहे थे। खुद वे सिर्फ मैट्रिक पास थे। भगवान ने दिमाग ही बस इतना दिया था कि मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद बहनों ने उसके ऊपर खर्चा करना अच्छा भी ना समझा। मधु को याद था कि उसने शिल्पा से कहा था कि वो पढ़ना चाहती है। क्या करोगी पढ़कर, पहले ही 2 बार फीस बर्बाद करवा दी है और वैसे भी हम तीनों नौकरियां कर तो रही हैं। छोटा मोहित अभी पढ़ रहा है। तुम घर के काम काज कर लिया करो। माँ घर में अकेली होती है, हमें भी तो वापस आने पर खाना बना हुआ चाहिए ना। तुम भी नौकरी करोगी तो खाना कौन बनाएगा, शिल्पा ने मुंह बनाते हुए कहा था और मधु का दिल वही टूट गया था। वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक शानदार नौकरी करना चाहती थी लेकिन उसकी बाकी तीनों बहनों का विचार था कि उसे घर के काम काज करने चाहिए। मधु ने खामोशी से हामी भर ली। वैसे भी निर्मला बूढ़ी हो चली थी। एक विधवा का लंबा जीवन काटने के बाद बच्चों की अकेले परवरिश करते करते वो थक चुकी थी। मधु ने हलवा पूरी और नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा। वाह भाई, ये घर में रहने वाली लड़कियों के भी खूब मजे होते हैं। अपनी मर्जी से उठती हैं, अपनी मर्जी से सोती हैं, सारा दिन ठंडी हवाओं के आगे लेटी रहती हैं। इन्हें क्या पता जॉब करना कैसा होता है। शिल्पा से छोटी निशा मधु को देखते हुए कह रही थी। वो खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगी लेकिन अभी उसने एक ही कोर लिया था कि उसे शिल्पा ने उठा दिया। ये चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके ले आओ। वो खामोशी से उठ गई। उसकी चाय गर्म करके लाई तो निशा मुंह बनाए बैठी थी। मुझे तो ये हलवा पूरी पसंद ही नहीं। अरे पता नहीं कैसी बनाई है, मेरे लिए अंडा पराठा बना दो। मधु उल्टे कदमों वापस किचन की जाने चली गई। उसका अंडा पराठा बनाकर लाई तो मोहित उठकर आ बैठा था। सारी बहनें उस पर प्यार लुटा रही थी। मधु को भी वो बहुत प्यारा लगता था लेकिन मोहित उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था बल्कि उसका सारा ध्यान सिर्फ उन बहनों की ओर होता था जो नौकरी करती थी और जिनके पर्स में हर समय पैसे हुआ करते थे। उस समय भी मधु ने उसके साथ कुर्सी रखकर बैठना चाहा तो मोहित अचानक बोला, अरे यार तुम उठ जाओ यहाँ से, किचन में काम करके आई हो, लहसुन प्याज की बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से और इतने पसीने की दुर्गंध आ रही है। आओ शिल्पा दीदी, तुम मेरे साथ आकर बैठो। आपसे कितनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी केयर करती हैं आप अपनी। लगता है नहीं कि आप 30 से ज्यादा की हो चुकी हैं। कुछ मधु को भी सिखा दें, हर समय काम वाली बनी रहती है। मोहित ने इतनी कठोरता से कहा कि मधु का दिल टूट गया। शिल्पा एक अदा से मुस्कुराई और उठकर मोहित के बराबर आ बैठी जबकि मधु शर्मिंदा होती हुई एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पड़ी हुई 2 पूड़ियां और चाय का कप मधु के हिस्से में आया और आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे थे शिल्पा को देखने के लिए।
लड़का बड़ा अच्छा है, रिश्ते वाली ने खूब तारीफें की हैं। निर्मला ने अचानक बम फोड़ा तो सभी उधर देखने लग गए। शिल्पा भी धीरे से मुस्कुराने लगी। सभी शाम में आने वाले मेहमानों के बारे में बातचीत करते रहे। पूरा दिन निर्मला ने खूब सारे काम करवाए। मधु को भी बहन की शादी की बहुत खुशी थी। उसने दिल लगाकर बहुत सारे पकवान तैयार किए। शाम के समय मेहमान आए तो शिल्पा गली में झांकने लगी। मेहमान किस गाड़ी पर आए हैं, मैं देखूं तो सही, आखिर मेरे ससुरालियों के पास कितनी बड़ी कार है। लेकिन गली में कार की बजाय एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर निर्मला लड़के वालों के पास बैठी थी। मामूली सी शक्ल और सूरत का लड़का था, लेकिन दिखने में बहुत ही सीधा लग रहा था। लड़के के माता पिता भी अच्छे लोग लग रहे थे और प्यार से बार बार शिल्पा के बारे में बात करने लगते। क्या करता है आपका लड़का और कितना कमा लेता है, निर्मला ने पूछा तो लड़के की मां बोली, बस महीने के 30,000 कमा लेता है, लेकिन समय के साथ साथ सैलरी बढ़ ही जाएगी। भगवान का करम है कि 100 गज का अपना मकान है और एक मोटरसाइकिल भी है। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि शिल्पा जो सामने बैठी थी एकदम उछली पड़ी। उसके चेहरे के बदलते भाव सबने देखे थे। चाय का कप फटाक से मेज पर रखते हुए वो वहां से उठी और अंदर कमरे में चली गई। निर्मला को अंदाजा हो गया कि शिल्पा को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। उसके सपने ऊंचे थे। लड़के वाले कुछ देर तक बैठे रहे। मधु ने इन सबके सामने खाना लाकर रखा तो खाना खाकर वो खामोशी से चले गए। मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी। एक मोटरसाइकिल पर तीनों बैठ कर आए थे। कितना बुरा लगेगा मुझे जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठूंगी। मुझे किसी गाड़ी वाले का रिश्ता चाहिए। उनके 100 गज के मकान से बड़ा तो मेरा ऑफिस है और वैसे भी इतनी साधारण शक्ल और सूरत वाला लड़का है। मुझे तो देख के घिन आ रही थी। शिल्पा ने नफरत से कहा था। निर्मला को बुरा तो लगा, लेकिन मोहित और बेटी के आगे कुछ बोलना उसे ठीक न लगा। लेकिन इतने अच्छे लोग हैं, इनकार कैसे करूं? निर्मला ने परेशानी से कहा। शिल्पा कुछ देर तो सोचती रही। मधु उसके कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक ही वो बोली, अपनी मधु का रिश्ता कर दें उस लड़के के साथ। वैसे भी दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक, ना वो किसी काम का है और ना ही ये रोटियां थोप कर उसके सामने रखती रहेगी और वो कमा कर लाता रहेगा। ये दोनों उसी में खुश रहेंगे। आपका एक बोझ तो कम हो ही जाएगा। हम तो वैसे भी अपनी अपनी नौकरियों वाली हैं, आपको क्या टेंशन है? शिल्पा ने बात खत्म कर दी, जबकि मधु फटी फटी आंखों से अपनी बहन की ओर देख रही थी। वो उसके बारे में किस तरह बात कर रही थी, लेकिन निर्मला को ये आइडिया अच्छा लगा था। इतने अच्छे रिश्ते से वो हाथ धोना नहीं चाहती थी, इसलिए अगले ही दिन उसने फोन करके रिश्ते के लिए हामी भर ली। लेकिन उन्हें बता दिया कि उनकी बड़ी की बजाय छोटी के लिए लड़के का रिश्ता पसंद आ गया है। लड़के वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें तो मधु ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि वो सुघड़ और खामोश स्वभाव की थी। कुछ ही दिनों में घर में शादी के हंगामे जाग उठे। निर्मला ने शादी के खर्चे के लिए शिल्पा और बाकी बेटियों से पैसे मांगे, लेकिन सभी मुंह बनाने लगी। माँ, क्या जरूरत है मधु की शादी पर इतना खर्चा करने की? वैसे भी उसे कहाँ आदत है इतने महंगे कपड़े और जूतों की। सस्ते से 2-3 जोड़े लाकर रख देना, और घर में जो बर्तन उपयोग नहीं होते वो भी डिब्बों में बंद करके रख देते हैं, काम चल जाएगा। शिल्पा ने आराम से कहा। मगर निर्मला को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके खुद के पास तो 1 रुपया भी ना होता था। घर का सारा खर्चा भी उसकी बेटियां ही चलाया करती थी। मधु के दिल में अपनी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे, मगर इन सारे अरमानों पर उसकी बहनों ने पानी फेर दिया। दहेज के नाम पर घर के सारे फालतू बर्तन उठाकर डब्बों में बंद करके रख दिए गए। एक सोने का सेट बाहर से मंगवाया गया, जो इतना हल्का था कि उठाते ही टूट जाता। मधु को अपने कपड़े जूते खुद खरीदने की बहुत इच्छा थी, मगर शिल्पा खुद ही बाजार गई और सस्ते सस्ते 2-3 जोड़े ले आई। अरे, ये मेरी अलमारी से कपड़ों का ढेर लगा है जो मैंने बनवाए थे। बहुत महंगे और प्यारे कपड़े हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। ये भी मधु के दहेज में रख देते हैं। शिल्पा ने कई बार के पहने हुए कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी उसके सूटकेस में रख दिए। मधु ये सब कुछ खामोशी से देखती रही। वो माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी का दिन करीब आया तो दूल्हे वालों ने ये कहकर माफी मांग ली कि शादी का जोड़ा वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
इसलिए लड़की वाले लहंगा अपनी मर्जी से पहना दें। शिल्पा ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। अब 10-15 हजार का लहंगा लाकर पहनाओ, इस महारानी को 1 रुपया नहीं है मेरे पास। वो गुस्से से चिल्लाने लगी। निर्मला की आंखों में बेबसी से आंसू आ रहे थे। जब शिल्पा ने देखा कि माँ के दिल में उसका महत्व कम हो रहा है तो फटाफट छोटी निशा को साथ लेकर बाजार गई और किराए पर लहंगा ले आई। लहंगा अच्छा था मधु को। उसने झूठ बोला कि ये लहंगा वो खरीद कर लाई है। शादी के दिन दूल्हे वाले मधु के लिए अच्छे गिफ्ट लेकर आए थे। उन्होंने हॉल में शादी करने को कहा मगर शिल्पा ने मना कर दिया। घर से ही विदाई होगी, उसके आदेश के आगे भला कौन पर मार सकता था। सादगी के साथ मधु ब्याह कर आरव के साथ उसके घर चली गई। आरव अच्छा और सीधा इंसान था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मधु की शादी की सारी खुशियों को पूरा कर सके और मधु भी लालची लड़की ना थी। दोनों ने एक दूसरे को पाकर भगवान का धन्यवाद किया था। आरव की सूरत में मधु को खुशियों की एक नई दुनिया मिल गई थी। वो गरीब जरूर था लेकिन उसका दिल बड़ा था। 100 गज के उस छोटे से घर में आरव ने मधु को रानी बनाकर रखा था, लेकिन उसकी सैलरी मामूली थी। घर के खर्चे पूरे करते करते महीने के अंत तक मधु बेहाल हो जाती। अक्सर ऐसा होता कि राशन खत्म हो जाते, बिल भरने वाले होते और कर्जेदार दरवाजे बजाते रहते, लेकिन मधु और आरव के पास उन्हें देने के लिए 1 फूटी कौड़ी भी ना होती। लाचार होकर वो दोबारा से सैलरी आने का इंतजार करते रहते, लेकिन मधु कभी शिकायत अपने होठों पर ना लाई थी। इन्हीं दिनों मधु निर्मला से मिलने घर आई तो घर में असाधारण हंगामा था। माँ, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? मधु ने पूछा, क्योंकि उसकी सारी बहनें खूब तैयार हुई थी। खुद निर्मला ने भी एक अच्छा सा जोड़ा पहन रखा था। अरे हाँ भाई, वो मोहित का रिश्ता तय कर रहे हैं ना, तो आज लड़की वाले हमसे मिलने आ रहे हैं। लड़की डॉक्टर है और बहुत अमीर फैमिली है। अपनी शिल्पा ने रिश्ता देखा है, निर्मला ने कहा। मधु खामोश सी हो गई। उसे किसी ने बताया तक न था। तभी अंदर से शिल्पा और निशा बाहर आई। उसके साथ छोटी बहन दिया भी थी। मोहित के रिश्ते वाले आ रहे हैं, शादी की शुरुआत होने वाली है, इसलिए हमने सोचा है कि हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं। शिल्पा ने आगे बढ़कर एक बहुत सुंदर जोड़ा माँ के सामने रखा। ये पूरे 10,000 का जोड़ा है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, शिल्पा ने गर्व से कहा। निशा ने भी जल्दी से पर्स में से सोने के कंगन निकालकर माँ के हाथों में पहना दिए। मैं बड़े दिनों से पैसे जमा कर रही थी। ये सोने के कंगन मैंने आपके लिए बनवाए हैं। छोटी दिया ने भी बहुत ही महंगी कश्मीरी शॉल निर्मला की गोद में रख दी। निर्मला इन सारी कीमती उपहारों को देखकर निहाल होए जा रही थी, जबकि सामने बैठी मधु शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी नजर अपने पैरों पर मामूली सी चप्पल पर पड़ी। साड़ी भी उसने पुरानी घिसी हुई पहन रखी थी। उसके पास तो माँ को देने के लिए 1 फूटी कौड़ी भी ना थी। शिल्पा ने उसे देखा तो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, कुछ नहीं दोगी माँ को? अब तो तुम शादीशुदा हो और अपने घर बार वाली हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। कोई गिफ्ट ही माँ के लिए आते समय ले आया करो। अरे ज्यादा नहीं तो 1 किलो फल ही ले आया करो। पता है तुम्हारा पति गरीब है। शिल्पा की बात पर मधु का दिल कटके रह गया। सभी बहनें उसका मजाक उड़ा रही थी। मधु का जी चाहा के कह दे कि आप सब तो अपनी अपनी कमाई में से माँ को तोहफे दे सकती हैं, जबकि उसे ना पढ़ने दिया ना ही नौकरी करने दी तो उसके पास भला पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन वो हमेशा की तरह डरपोक और बहनों से दब जाया करती थी। आज भी खामोश सी हो गई। घर में तैयारियां जोरों पर थी। मधु के आते ही उसकी बाकी बहनों ने तो जैसे सुकून की सांस ली थी। माँ, मुझसे तो ये खाने बनाए नहीं जा रहे, मधु से कहें वही बना दे, इसे प्रैक्टिस है। निशा ने चम्मच पतीली में रखा और खुद बाहर गई। मधु निर्मला के कहने पर खामोशी से किचन में चली गई। मोहित के ससुराल वालों ने शाम में आना था। मधु ने दिल लगाकर सबके लिए खाना तैयार कर दिया। शाम में जब मेहमान ड्राइंग रूम में आकर बैठे तो सारी बहनें लड़की वालों के आसपास जमा हो गई। बड़ा ही खुशी खुशी सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें गूंज रही थी। मधु भी जल्दी से खाना बनाकर अंदर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन अचानक उसका हाथ किसी ने दबोच लिया। इस होलिये में अंदर जा रही हो, सबको लगेगा कि काम वाली हो तुमने अपने कपड़े देखे हैं? किस
थर्ड क्लास बाजार जैसे खरीद कर लाई हो। कम से कम इंसान थोड़ी दूसरों की हैसियत का ही ख्याल रख लेता, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही। सोच लो, शिल्पा उसका बाजू दबोच से गुस्से में कह रही थी। मधु ने घबराकर अपने कपड़े देखे, वो पहले ही अच्छे नहीं थे और किचन में काम करने के बाद उसका होलिया और ज्यादा खराब हो गया था। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना कहीं रिश्ते से इनकार ही ना हो जाए। शिल्पा ने डांटा और अंदर कमरे की ओर बढ़ गई। मधु की आंखों में आंसू आने लगे। घर की खुशियों में भी अब वो लोग उसे शामिल करने से बच रही थी। वो वही किचन में बैठ गई। अंदर कमरे से बातें और हंसी की आवाजें आती रही। लड़की वाले मोहित को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने जल्दी शादी करने के लिए जोर दिया था। मधु किचन में खड़ी सबकी फरमाइश पूरी करती रही। खाने के बाद चाय कॉफी का दौर चला, वो भी मधु ने ही बनाई। जब मेहमान विदा हो गए तो मधु खामोशी से किचन से बाहर निकल आई। अरे आरव, तुम आ गए, निर्मला ने दरवाजे से अंदर आते आरव को देखकर कहा। उसे देखते ही शिल्पा तो उठकर वहां से चली गई थी। बाकी बहनें भी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। अपने गरीब बहनोई को इज्जत देने पर कोई तैयार नहीं था। आरव को शर्मिंदगी सी होने लगी। मधु जल्दी से अपना बैग लेकर आ गई थी। उसकी हालत देखकर पहले तो आरव चौंका। तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हैं? उसने पूछा, मगर मधु ने बात बना दी। मेरे सर में दर्द है। निर्मला से मिलकर मधु चुपचाप अपने घर आ गई। पूरे रास्ते वो चुप रही और घर आकर भी आरव ने महसूस किया कि मधु कुछ ज्यादा ही चुप चुप है। क्या बात है मधु, तुम इतनी ज्यादा खामोश क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? आरव ने प्यार से कहा तो मधु कुछ पल तक सोचती रही और फिर उसने हिम्मत कर ली कि वो आरव को बता ही दे। मोहित भाई की शादी तय हो गई है, 15 दिन बाद उनकी शादी है। ऐसे में सारी बहनें ही माँ और मोहित भाई को कोई ना कोई गिफ्ट देगी, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं। मधु की बात पर आरव एक पल के लिए चुप सा हो गया। तुम्हें पता तो है मधु, ऑफिस की हालत खराब चल रही है। नौकरी से तो मुश्किल से इतनी सैलरी मिलती है कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते हैं। माँ की दवाइयाँ, बाबूजी के ऑपरेशन के लिए रुपए जमा करना है, ये सब कुछ सैलरी में से ही तो करता हूँ। ऐसे में महंगा गिफ्ट देना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आरव के स्वर में शर्मिंदगी सी थी। मधु घबरा गई। वो आरव को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वो कितना अच्छा था और उसका कितना ख्याल रखता था। ऐसे में ऐसी फरमाइशें करके मधु उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मधु ने बात दूसरी ओर घुमा दी और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों आपस में खुशी खुशी कोई और बात कर रहे थे, मगर मधु दिल ही दिल में सोच चुकी थी कैसे मोहित की शादी पर अपनी और आरव की बेइज्जती नहीं करवानी है। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। निर्मला रोज ही फोन करके मधु को घर बुला लेती। मोहित की शादी बहुत धूमधाम से करने का फैसला किया गया था। शिल्पा, निशा और दिया तीनों ने अपने लिए बहुत सुंदर और महंगे ब्रांडेड जोड़े अफोर्ड किए थे। निर्मला के लिए भी उन लोगों ने बहुत महंगे कपड़े मंगवाए थे। शिल्पा हर चीज इतराकर मधु को दिखाती रहती। तुमने अपने लिए शादी पर पहनने के लिए क्या खरीदा है? देखो, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े ना हो तो मुझे बता देना, मैं अपना कोई पुराना जोड़ा प्रेस करके रख दूंगी। वो तुम्हारे नए कपड़ों से भी काफी बेहतर होगा। लोगों के सामने हमारी बेइज्जती मत करवा देना, शिल्पा नाक चढ़ाकर कहती, जबकि मधु उदास हो जाती। बेइज्जती करने में सबसे पहले तो उसकी बहनें ही आगे रहती थी। भला बाकी किसी को क्या जरूरत थी कि उसके पहनने ओढ़ने कपड़ों पर आपत्ति करता, लेकिन उसकी बहनें ये बात समझती तब ना। घर के कई काम शिल्पा और निशा ने मधु से करवाए। निर्मला को दुख होता, वो मना करती, लेकिन शिल्पा उसकी किसी बात पर ध्यान ना देती। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। आरव ने मधु के रोजाना मायके जाने पर कोई आपत्ति ना की। आखिर मोहित की शादी का दिन भी आ पहुंचा। घर में बहुत सुंदर सजावट की गई थी। शिल्पा ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे।
मोहित बहनों के एहसान तले दबा जा रहा था। वैसे भी वो जरा लालची स्वभाव का था। वो बहनें जो जेब से हर समय पैसा निकाल कर उसे देने को तैयार रहती थी, वो इनकी ही बात सुना करता था। आज भी उसे दूल्हा बनाया जा रहा था। सारी बहनें उसके आसपास घूमती हुई हंसी मजाक कर रही थी। मधु साफ तौर पर महसूस कर रही थी कि दूसरी बहनें अगर उससे कोई बात करती तो मोहित मुस्कुराकर जवाब देता, लेकिन मधु की बात पर वो बुरा सा मुंह बना लेता। अरे आरव भाई नहीं आए क्या? आखिरकार मोहित ने पूछ ही लिया। आ जाएगा वो तट पुंजिया भी अपनी मोटरसाइकिल फड़फड़ाता हुआ। वो कौन सा कोई लैंड क्रूजर में आ रहा है जो तुम्हें उसका इंतजार है? निशा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो सभी जोर से हंस पड़े। मधु को बहुत शर्मिंदगी सी होने लगी। मोहित को दूल्हा बना दिया गया था। बारात निकलने का समय आया तो आरव भी अपने घर वालों के साथ आ पहुंचा। शादी हॉल पास ही था जहां लड़की वाले उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शादी हॉल पहुंचते ही लड़की वालों ने शानदार तरीके से उनका स्वागत किया। मधु खामोशी से सबसे पीछे पीछे चल रही थी। वो इन अमीर लोगों का हिस्सा लगती ही ना थी। फेरों के बाद मोहित को दूल्हे के बराबर ले जाकर बिठा दिया गया। शिल्पा, निशा और दिया महंगे कपड़ों में मेकअप से लिप पोते चेहरे के साथ बड़े गर्व से बैठी थी। निर्मला भी महंगा जोड़ा पहने साथ बैठी थी। सब रिश्तेदार उनके आसपास जमा थे। सब कैमरों का फोकस स्टेज की ओर था। ऐसे में शिल्पा एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई। मोहित हमारा 4 बहनों का एकलौता भाई है। हम बहनों ने अपनी जिंदगी बनाने से पहले उसकी शादी करने का फैसला किया था। आज मोहित की शादी पर हम सब बहनें उसे एक गिफ्ट देना चाहती हैं। शिल्पा की बात पर सभी रिश्तेदार दिलचस्पी स्टेज की ओर देखने लगे। सारी बहनें उसके पास जमा होने लगी थी। सिर्फ मधु ही थी जो थोड़ा दूरी पर खड़ी हुई थी। शिल्पा ने एक नज़र उस पर डाली। उसकी बेइज्जती जिस तरह होने वाली थी उसका मधु को भी अंदाजा न था। ये अंगूठी मोहित के लिए। शिल्पा ने पर्स में से एक आहूत भरी सोने की अंगूठी निकालकर मोहित की ओर बढ़ाई, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये अंगूठी हम तीनों बहनों की ओर से है, शिल्पा ने प्यार से कहा। तभी एक रिश्तेदार बोला, अरे तो मधु ने क्या दिया है? तुमने उसका नाम तो लिया ही नहीं। रिश्तेदार की बात पर शिल्पा के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ मधु, तुम और आरव मोहित के लिए क्या लेकर आए हो? आखिर को तुम एकलौती बहन जो शादीशुदा हो और आरव एकलौता बहनोई है। कुछ ना कुछ तो तुम लोगों को भी मोहित को देना ही चाहिए ना। मधु की तीनों बहनें मजाक उड़ाने के अंदाज में उसकी ओर देखती जा रही थी जो सामने ही खड़ी थी। अरे इसकी इतनी हैसियत कहाँ के ये कुछ दे सके। उसकी तरफ ज्यादा मत देखो, कहीं कुछ मांगने ही ना लग जाए। शायद ये कहे कि इसे महीने राशन के पैसे नहीं हैं, पैसे दे दो या बिजली का बिल भर दो। निशा की बात पर सब हंसने लगे। मधु को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ठीक उसी पल आरव उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। मधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मोहित, मैं तुम्हारा एकलौता बहनोई हूं मैं और मधु तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाए हैं, आरव ने मुस्कुराकर कहा और मधु को देखकर इशारा किया। सभी हैरान निगाहों से उन दोनों की ओर देखने लगे थे। मधु और आरव ने आगे बढ़कर एक लिफाफा मोहित की ओर बढ़ा दिया। मोहित ने हैरान होते हुए मधु और आरव की ओर देखा, जबकि उसकी पत्नी आरती भी हैरान हो रही थी। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि मधु और आरव किसी काम के नहीं और ना से किसी चीज की उम्मीद रखी जा सकती है। आरव लिफाफा खोलकर देख रहा था। अंदर से कश्मीर में घूमने फिरने का 7 दिन का टूर प्लान निकला था। ये उनका हनीमून पैकेज था जो आरव ने उन्हें गिफ्ट में दिया था। मधु और आरव मुस्कुरा रहे थे, जबकि मधु की तीनों बहनें के मुंह हैरत के मारे खुले रह गए। सभी फटी फटी आंखों से उन दोनों की ओर देख रहे थे। उपहारों में ये सबसे
शानदार उपहार था, क्योंकि ये मोहित की दुल्हन को भी बहुत पसंद आया था। वो बहुत ही खुश होकर अपनी इस ननंद को देख रही थी जिसने उसके दिल की बात कर दी थी। आरती ने प्यार से मधु का हाथ थामा और उससे कहने लगी, थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छी हैं। बाकी सबने मोहित को गिफ्ट दिया, लेकिन आपने मेरे बारे में सोचते हुए गिफ्ट दिया। आपने वो गिफ्ट दिया जिससे मुझे अच्छा लगे। मेरे दिल में सारी जिंदगी आपकी इज्जत बढ़ गई है। उसके धीमे से कहने पर मधु मुस्कुरा दी, जबकि उसकी बाकी तीनों बहनें बुरी तरह से जल भुन गई थी। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि आखिर मधु और आरव के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उन्होंने इतना महंगा गिफ्ट दिया। सभी रिश्तेदार मधु और आरव की तारीफें कर रहे थे। मधु अच्छी तरह जानती थी आज उसने अपनी भाभी के दिल में जो जगह बना ली है, अब जिंदगी भर मायके में उसका सम्मान बढ़ गया है। जबकि आरती अपनी बाकी तीनों नंदों को उनके घमंड भरे स्वभाव के कारण नफरत भरी नजरों से देख रही थी। शादी की बाकी रस्में पूरी होने लगी तो शिल्पा और उसकी बाकी दोनों बहनें लपक कर मधु के पास आई। बड़ी चालाक हो तुम, कहाँ से आए इतने पैसे तुम्हारे पास? सच सच बताओ, हमारे घर से पैसे चुराए थे? शिल्पा ने कहा तो मधु मुस्कुरा दी, आप सारी जिंदगी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती आई हैं, लेकिन आप ये भूल गई कि जिसे भगवान पर विश्वास होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मुझे पता था मोहित को कोई ना कोई गिफ्ट देना जरूरी है। मैंने काफी समय हुआ शाम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। ट्यूशन के पैसों में से मैंने एक कमेटी डाल रखी थी। कमेटी बड़ी थी, मैंने बात करके इस बार कमेटी उठा ली और उन्हीं पैसों से मोहित के लिए हनीमून का पैकेज लाई हूँ। मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरे भाई और भाभी की खुशी में ही मेरी खुशी है। मधु मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसकी बाकी तीनों बहनों का रंग नफरत के मारे काला पड़ रहा था। आरव खाने की प्लेट लिए मधु के पास आया। यहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी से खाना खाओ। पता तो है तुम्हें कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है। वो उसके चेहरे को देखते हुए प्यार से कह रहा था। शिल्पा और निशा उसे देखती रह गई। उन्हें आज पता चल रहा था कि मधु गरीबी के बाद भी इतना खुश क्यों रहती है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और लाली क्यों बिखरी रहती है, क्योंकि उसके पास असली दौलत थी, उसके पति का प्यार, जो इन तीनों में से फिलहाल किसी को प्राप्त नहीं था। मधु और आरव हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आरव खाने का चम्मच भर भर कर मधु के मुंह में डाल रहा था, उससे प्यार से बात कर रहा था, जबकि उसकी बाकी तीनों बहनें अपने महंगे कपड़े और जूतों के साथ खाली खड़ी थी। मोहित भी अपनी पत्नी के साथ बैठा था, बहनों को बिल्कुल भूल चुका था। मधु की बहनों को एहसास हो रहा था कि वो जो जिंदगी भर रुपए पैसे की चमक दिखाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही थी, आज मधु के मुकाबले में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ।